नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिस्र की सभ्यता। काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ा था, जिसमें हमने सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता को विस्तार से पढ़ा था और समझा था। तो आप लोग यदि इस क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। तो आज की इस क्लास में मिस्र की सभ्यता को पढ़ेंगे। मिस्र की सभ्यता की विशेषता क्या है, मिस्र की सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, जैसा कि आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मिस्र की सभ्यता। विश्व की सभी सभ्यताओं का विकास जो हुआ था वह नदी घाटी में हुआ था। नदी घाटी में हुआ था। कहा जाता है कि जो सभ्यता का विकास हुआ था वह मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकताएं जो होती थी उसके कारण जो है नदी घाटी के आसपास वह सभ्यता का विकास करते थे। जैसे कि आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, नदी घाटी इस प्रकार नदियां हैं। नदियों के बीच या नदियों के आसपास जब सभ्यता का विकास होता था तो सबसे पहले जो मनुष्य की आवश्यकता होती थी जल, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकता था। उसके बाद और प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता उसे उस नदी घाटियों से प्राप्त हो जाती थी, तो वहाँ उस सभ्यता का विकास होता था। मिस्र में सभ्यता का विकास वहाँ की प्रमुख नदी नील के किनारे हुआ। जैसा कि आप लोग ध्यान यहाँ पर देखेंगे, मिस्र सभ्यता का जो विकास हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था, तो नील नदी के किनारे हुआ था। इतिहासकार बिल ड्यूरेट, जैसे कि आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, बिल ड्यूरेट ड्यूरेट का कहना है कि नदी घाटियों की सभ्यता जो है, नदी घाटियों की सभ्यता को जो है पालने की सभ्यता कहा है। किसके? नील नदी घाटियों के। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नील नदी घाटी की सभ्यता को विल ड्यूरेट, एक इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या कहा है? पालने की, ध्यान देंगे, सभ्यता की पालना कहा है। सभ्यता की पालने कहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, कभी भी परीक्षा में आपके पूछा जाएगा सभ्यता की पालने किस इतिहासकार ने कहा है, तो बिल ड्यूरेट ने कहा है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर है। मिस्र के दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान है। आप लोग ध्यान ध्यान देंगे कि जो इस सभ्यता का उद्भव हुआ वह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वोत्तर जो नील नदी है उसके दोनों क्षेत्र के बीच में हुआ। ठीक है, अब नील नदी का उद्भव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसे हम समझेंगे। इथियोपिया युगांडा जो पर्वत है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इथियोपिया युगांडा नामक पर्वत, नामक जो है पर्वत है। पर्वत पर स्थित 3 झील हैं। पहला विक्टोरिया, दूसरा अल्बर्ट और तीसरा जो है वह है एडवर्ड। इन्हीं तीनों झीलों से कहा जाता है कि नील नदी का जो उद्भव माना जाता है इन्हीं 3 झीलों से माना जाता है। आगे हम देखेंगे कि मिस्र के बीच नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व है क्योंकि मिस्र के निवासियों के लिए पीने योग्य जल नहीं है, यह नदी उपलब्ध कराती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, नील नदी जो है यह भूमि उपजाऊ है जिससे वह कृषि कर सकते थे, और नील नदी की जो जल है वह मनुष्य के पीने के योग्य है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, यदि मिस्र में नील नदी न होती तो मिस्र का सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता, अतः मिस्र के निवासी नील नदी की पूजा करते हैं।
इसी कारण मिस्र को नील का तोहफा कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। नील नदी का तोहफा आप लोग ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता है, मिस्र को जो है नील नदी का तोहफा कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे कि मिस्र के इतिहासकार जो है 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला पिरामिड काल, दूसरा सामंती काल और तीसरा साम्राज्यवादी काल। पहला हम देखेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि मृत्यु के उपरांत मृत शरीर के साथ विभिन्न वस्तुएं दफना दी जाती थी। यानी आप ध्यान देंगे कि जो पिरामिड काल है मिस्र की सभ्यता में, उस काल में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी, उसके शरीर के साथ साथ कुछ और वस्तुओं को, विभिन्न जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थे उसे भी दफना दी जाती थी और उन पर ऊंचे ऊंचे जो है चबूतरे बनाए जाते थे, जिन्हें पिरामिड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिरामिड। इसी कारण इस काल को पिरामिड काल कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग याद भी रखेंगे कि पिरामिड काल किसे कहा जाता है। यानी मिस्र की सभ्यता में जब मृत्यु होती थी तो उस मृत शरीर के साथ साथ महत्वपूर्ण वस्तुओं को दफना दिया जाता था और उस जहाँ दफनाया जाता था उसके ऊपर बड़े बड़े चबूतरे टाइप के बनाए जाते थे, जिसे पिरामिड कहा जाने लगा और इसी कारण उसे पिरामिड काल कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सामंती काल किसे। मिस्र के इतिहास में आप लोग ध्यान रखेंगे 2400 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक के काल को सामंती काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सामंतों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे साम्राज्यवादी काल। मिस्र के इतिहास में 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक के काल को साम्राज्यवादी काल के नाम से पुकारा जाता था। क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि इसी काल में मिस्र का विस्तार हुआ था और मिस्र साम्राज्य नील और फरात नदी तक फैल गई थी, इसीलिए इस काल को साम्राज्यवादी काल कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं पर हम ध्यान देंगे कि मिस्र की सभ्यता की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जो है शासन व्यवस्था किस प्रकार है, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार है और धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार है और व्यवसाय एवं व्यापार किस प्रकार है, उस पे हम जो है बात करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं शासन व्यवस्था। मिस्र की सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? मिस्र में निरंकुश शासन व्यवस्था थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। यानी जो मिस्र की सभ्यता की शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह राजा होता था। राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी भी राजा होता था तथा मिस्रवासी आगे देखेंगे, तथा मिस्रवासी उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए पूजा करते थे। यानी हम ध्यान देंगे कि मिस्र की सभ्यता का जो शासन व्यवस्था था उसमें उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा होता था। राजा को ही वहाँ की जनता ईश्वर की प्रतिनिधि मानते हुए उसका पूजा करते थे। राज्य की जो संपूर्ण भूमि का जो स्वामी होता था वह भी राजा होता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो है भूमि से होता था। फारो की सहायता से अनेक पदाधिकारी होते थे। फारो यानी राजा की सहायता से वहाँ अनेक पदाधिकारी होता था, जिसका प्रमुख जो है मंत्री था। आगे हम सामाजिक जीवन देखेंगे कि मिस्र की सभ्यता का सामाजिक जीवन किस प्रकार था। मिस्र का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। यानी जो मिस्र का समाज था उसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से, यहाँ ध्यान देंगे। उच्च वर्ग में जिसमें राजा होता था, राजवंश के व्यक्ति, सामंत, जमींदार व अन्य धनी व्यक्ति जो है उच्च वर्ग में आते थे। द्वितीय यानी मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी, व्यवसायी एवं बुद्धिजीवी वर्ग आते थे। तृतीय वर्ग जो था, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, या निम्न वर्ग जिसे कहते हैं, उसमें कृषक थे, मजदूर थे एवं निर्धन व्यक्ति
होते थे। यानी आप लोग ध्यान देंगे कि मिस्र की सभ्यता को 3 वर्गों में या 3 वर्णों में विभाजित किया गया था। उच्च वर्ण, पहला उच्च वर्ण, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा जो है निम्न वर्ग। 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें जो है उच्च वर्ग जैसा कि अभी हमने देखा राजा, राजवंश के व्यक्ति, सामंत, जमींदार, अन्य व्यक्ति आते थे इसमें उच्च वर्ग में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इन समस्त वर्गों के रहन सहन में पर्याप्त अंतर था। कैसा था? मिस्र के निवासी भोजन में जो है वह गेहूँ, जौ, मांस, मछली, दूध और खजूर का प्रयोग करते थे। मिस्र में स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय थी। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मिस्र के निवासी थे, मिस्र के लोग थे, वह भोजन में जब क्या क्या प्रयोग करते थे? गेहूं का, जौ का, मांस, दूध आदि का प्रयोग करते थे। ध्यान देंगे कि मिस्र की सभ्यता में जो स्त्रियां थी, उनकी जो स्थिति थी वह सम्माननीय थी, यानी सम्मानजनक थी। स्त्रियां सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोहों में पुरुष के साथ भाग लेती थी। उन्हें पुरुष के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें जो सामाजिक जीवन था, स्त्रियों का जो सामाजिक जीवन था, स्त्रियां जो है चाहे सार्वजनिक काम हो या धार्मिक काम हो या धार्मिक समारोह हो, उसमें पुरुषों के साथ साथ जो है वह समान अधिकार से भाग लेती थी। आगे हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन किस प्रकार था मिस्र की सभ्यता के लोग। मिस्र के प्रत्येक नगर का अपना देवता होता था। यानी मिस्र में जो नगर, प्रत्येक नगर थे उसमें प्रत्येक नगर का अपना अपना देवता होता था। मिस्र में देवी देवताओं की संख्या लगभग, आप लोग ध्यान देंगे, 2200 थी, जिसमें प्रमुख देवता जो थे वह सूर्य थे, जिन्हें रे, रा यानी होरस आदि नामों से जाना जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। मिस्र की सभ्यता में जो धार्मिक जीवन था उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे जो प्रत्येक नगर के अपना अपना देवता होते थे, लेकिन जो प्रमुख देवता थे वह सूर्य थे, जिन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे रे या रा या होरस आदि के नाम से जाना जाता था। किसे? सूर्य को। मिस्र निवासी देवी देवता के अतिरिक्त पशुओं की भी पूजा की जाती थी या पशुओं की भी पूजा करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे कि इसके साथ साथ मिस्र वासी जो थे अपने सम्राटों, फराओं यानी राजाओं की भी पूजा करते थे। किसके समान? देवी देवताओं के समान। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देवी देवताओं के समान जो है मिस्रवासी जो थे वह अपने राजाओं का भी पूजा किया करते थे। उनका व्यवसाय क्या था और व्यापार किस प्रकार का था, इसे हम देखेंगे। मिस्र के लोगों का मुख्य कार्य जो था वह खेती करना, यानी जो नील नदी थी, मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ था। नील नदी काफ़ी उपजाऊ नदी थी, इसीलिए जो है मिस्र की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य कार्य था, मुख्य व्यवसाय था, खेती करना था। ठीक है, नील नदी के कारण मिस्र की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, अतः कम वर्षा होने के पश्चात भी किसान उपज पैदा करने में सफल रहते थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि उस समय मुख्य रूप से जो फसल कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, गेहूँ, जौ, अंगूर आदि की खेती कर रहे थे। यानी मिस्र के लोग जो थे, मिस्रवासी जो थे, वह जब अपना व्यवसाय, मुख्य कार्य खेती करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने गेहूँ, जौ, अंगूर आदि की खेती करना प्रारंभ की। कपास भी उगाया। कृषि के साथ साथ प्रमुख पशुओं, गाय, जिसमें बैल, भेड़ आदि को भी पालते थे। यानी मिस्र की सभ्यता के लोग कृषि करते थे, उनका मुख्य कार्य था कृषि करना, लेकिन कृषि के साथ साथ वह पशुओं को भी पालते थे, जिसमें गाय, बैल, भेड़ आदि का
पालन किया करते थे। इनका जो व्यापार था वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है मिस्र की सभ्यता के लोगों का व्यापार था, जिसमें वह विभिन्न वस्तुएं भारत से यथा इत्र, रंग, आप लोग ध्यान रखेंगे, मसाले आदि भेजी जाती थी। यानी जो व्यापार करते थे वह इत्र का व्यापार करते थे, रंग का और मसाले का, मिस्र के जो वासी थे आदि भेजी जाती थी और अनेक वस्तुएं मंगाई भी जाती थी। मिस्र की सभ्यता के लोगों की यह प्रमुख जो है व्यापार था। आगे हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता के बाद चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता किस नदी जो है के किनारे विकसित हुई, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या 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 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चीन की सभ्यता की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति क्या है, उसके बारे में हम जो है देखेंगे और विस्तार से समझेंगे। ठीक है। चीन की सभ्यता जो है ह्वांगो नदी की घाटी की सभ्यता में हुई। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो चीन की सभ्यता का विकास हुआ था, जो चीन की सभ्यता विकसित हुई थी, वह किस नदी घाटी के किनारे हुई थी? ह्वांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह स्थान चीन के उत्तरी क्षेत्र में, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ह्वांगो नदी है, जो ह्वांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हुई है, वह किस क्षेत्र में है? उत्तरी क्षेत्र में है। इस सभ्यता का विकास होने पर कुछ लोग दक्षिण दिशा में यांगसी क्यांग नदी, आप लोग ध्यान रखेंगे, यांगसी क्यांग नदी की घाटी में जाकर बस गए। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो है नदी इस प्रकार जो है, इस प्रकार ह्वांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हुई। लेकिन कुछ लोग इस सभ्यता के विकास होने के बाद वह इस नदी के दक्षिण में जो है नदी है यांगसी क्यांग, यानी यांगसी क्यांग नदी, इस तरीके से देखेंगे इस नदी के दक्षिण में, उस नदी के किनारे जाकर कुछ लोग जो है बस गए, क्योंकि यह भूमि उपजाऊ थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जब चीन की सभ्यता का विकास हुआ या चीन की सभ्यता ह्वांगो नदी के किनारे विकसित हुई, विकसित होने के बाद कुछ लोग जो है उस नदी के दक्षिण में जो है एक यांगसी क्यांग नदी घाटी है, वहाँ जाकर लोग बस गए, क्योंकि वह भूमि उपजाऊ थी, जिससे वह अपना कृषि कर सकते थे और अपने जीवन यापन कर सकते थे। ठीक है। आगे हम देखेंगे चीन की प्रमुख राजवंशों में सांग वंश एवं चाउ वंश हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, जो चीन के प्रमुख राजवंश है वह सांग वंश है और चाउ वंश है। सांग वंश के शासक ने लगभग 1766 ईसा पूर्व से लेकर 1122 ईसा पूर्व तक शासन किया। कौन? सांग वंश शासक ने। ठीक है। इनके शासन में चीन में प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति हुई। किसके शासन में? सांग वंश के शासन में जो है चीन के प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति या प्रत्येक क्षेत्र की विकास हुई, जिससे चाउ वंश ने 1122 से लेकर 249 ईसा पूर्व तक शासन किया। पहले काल में कहा जाता है कि इसके तुलना में, किसके? सांग वंश के तुलना में इसमें अधिक विकास हुआ। किसका? चीन के प्रत्येक क्षेत्र का अधिक विकास जो है कहा जाता है कि सांग वंश के तुलना में चाउ वंश के शासनकाल में हुआ। इसीलिए इसे चीनी इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, याद भी कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे कि किस काल में चीनी इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी चाउ वंश के शासन काल में ही इतिहास जो है चीन को इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता की विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पर सामाजिक स्थिति, यानी चीन की सभ्यता की सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी, समाज कितने वर्गों में विभाजित था, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और समझेंगे। चीन का समाज वर्गों में विभाजित था, यथा बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर एवं कलाकार वर्ग, कृषक एवं मजदूर वर्ग। इन 4 वर्गों में कृषक एवं मजदूर वर्ग को छोड़कर शेष की आर्थिक स्थिति
अच्छी थी। यानी आप लोग ध्यान देंगे कि जो चीन की सभ्यता की सामाजिक स्थिति थी वह वर्गों में विभाजित थी। पहला बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा कारीगर और कलाकार वर्ग, चौथा कृषक और मजदूर वर्ग। जो 3 वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर और कलाकार वर्ग, ये इन तीनों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कृषक एवं मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति जो है चीन की सभ्यता में अच्छी नहीं थी। ठीक है। सरकारी पदों पर विद्वान व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। चीनी समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। आगे हम देखेंगे कि प्रारंभ में इस समाज में स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, परंतु धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। यानी यह जो चीन की सभ्यता की सामाजिक स्थिति थी, उसमें देखा जाता है कि चीन की जो समाज थी उसमें संयुक्त जो परिवार की प्रथा थी, इसलिए प्रारंभ में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति कमज़ोर होती गई। आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी जो चीन की सभ्यता की, उसे हम देखेंगे और समझेंगे। चीन के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था कृषि था। क्या था? कृषि। यानी जैसा कि अभी हमने देखा कि चीन की सभ्यता का जो विकास हुआ था वह किस नदी घाटी के किनारे हुआ था? ह्वांगो नदी घाटी के किनारे हुआ था। लेकिन उस सभ्यता का विकास होने के बाद कुछ लोग जब यांगसी क्यांग नदी के किनारे जाकर बस गए, तब इससे पता चलता है कि यांगसी क्यांग नदी जो है उपजाऊ भूमि थी, इसीलिए जो है चीन के लोगों का भी प्रमुख व्यवसाय कृषि थी, जिसमें वह गेहूं, चावल, बाजरा, सोयाबीन तथा चाय की खेती करते थे। कौन? चीन के सभ्यता के लोग। कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे। यानी चीन की सभ्यता या चीन के निवासी जो थे, चीन की सभ्यता के निवासी जो थे, उनका प्रमुख कार्य क्या था? कृषि करना, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा, सोयाबीन, चाय आदि की खेती किया करते थे। उसके साथ साथ वे पशुपालन का भी कार्य करते थे या पशुपालन भी किया करते थे, जिसमें वह पशुपालन में सूअर, भेड़ को विशेष रूप से पालते थे। कौन? चीन के सभ्यता के लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। जब उनकी आर्थिक जीवन के रूप में आपको विस्तार से लिखने को आएगा तो वो भी पूछा जाता है, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि चीन के सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ जब पशुपालन करते थे, उसमें किस पशुओं को विशेष रूप से पालते थे, जिसमें है सूअर, भेड़ आदि को विशेष रूप से पालते थे। ठीक है। चीन के लोग व्यापार भी करते थे। रेशम उद्योग का अत्यंत विकसित था। यानी चीन के लोगों का जो व्यापार था वह रेशम उद्योग का था। इसी कारण चीन से रेशम का सर्वाधिक निर्यात होता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त चीन के लोग कागज का भी निर्माण करते थे। यानी जो चीन की सभ्यता का आर्थिक जीवन था, कृषि करना, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना और व्यापार भी करना, जिसमें रेशम उद्योग का व्यापार करना, उसके अतिरिक्त कागज का निर्माण का भी व्यापार करना जो है चीन की सभ्यता का आर्थिक जीवन था। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे चीन की सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन किस प्रकार थी। चीन में धर्म का विशेष महत्व नहीं था। उस समय पुरोहित नहीं होते थे। पुरोहित यानी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो धार्मिक कार्य को प्रारंभ करते थे, जो धार्मिक कर्म कांड होते थे, जैसे यज्ञ हुआ आदि को जो प्रारंभ करते थे, जो किया करते थे, उसे पुरोहित करते थे। यानी चीन की सभ्यता जो थी उसमें धर्म का विशेष महत्व तो नहीं था, इसीलिए उस समय पुरोहित नहीं होते थे चीन की सभ्यता में। परंतु लोग सर्वशक्तिमान शक्ति की पूजा करते थे, जिसे वे संगति क्या कहते थे? जिसे वे संगति कहते थे। संगति का अर्थ है स्वर्ग का देवता। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चीन के सभ्यता के जो लोग थे वह सर्वशक्तिमान की पूजा करते थे, जिसे क्या कहते थे? संगति कहते थे। संगति का अर्थ क्या है? जैसा कि आप लोगों को यहाँ बता देते हैं, स्वर्ग का देवता कहा जाता है। राजा को संगति का पुत्र माना जाता है। यानी राजा जो होता था चीन की सभ्यता में,
के में उस राजा को स्वर्ग के देवता का पुत्र यानी संगति का पुत्र कहा जाता था। इसी कारण राजा की पूजा की जाती थी। यानी चीन की सभ्यता के लोगों को जो धार्मिक जीवन था उसमें ये देखा गया कि चीन की सभ्यता के लोग जो है धर्म को विशेष महत्व नहीं देते हैं। वे जो है राजा की पूजा करते हैं। किसकी? राजा की पूजा करते हैं, क्योंकि राजा को संगति का पुत्र मानते थे। ठीक है, तो ये रहा जो है आपका आज के इस क्लास में मिस्र की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, और उसके बाद जो है चीन की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, चीन की सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई, उस पर हमने विस्तार से पढ़ा और समझा। आप लोग देख सकते हैं आगे आपको ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है, कुछ बिंदु दिया है जो कि हमने पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है एक बार और देख लेते हैं, जिससे आपका जो वैकल्पिक प्रश्न है वो भी तैयार हो जाएगा इस क्लास में कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास जो है सिंध नदी के किनारे यानी सिंधु नदी के किनारे हुआ। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह एशिया के पश्चिम भाग में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे किस नदी घाटी किनारे विकसित हुई थी, तो ये दजला एवं फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। आगे हम देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, मेसोपोटामिया में ही विश्व की 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं। हमने जो पिछली क्लास में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा था उसमें जो है विस्तार से हम लोग ने पढ़ा था मेसोपोटामिया की सभ्यता और उनकी 3 प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कौन कौन सी 3 सभ्यताएं हैं? सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता तथा असीरिया की सभ्यता का जन्म हुआ। किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है जो है कि सुमेरिया सभ्यता के मंदिरों को क्या कहा जाता है? जिगुरात कहा जाता है। आगे हम देख लेंगे कि मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। जैसा कि मिस्र की सभ्यता को हमने पढ़ा, तो मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का उपहार कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहा जाता है। किसे? फारो के मकबरे को पिरामिड कहा जाता है। यहाँ देख लेंगे कि पिरामिड काल किसे कहा जाता है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस मृत शरीर के साथ साथ महत्वपूर्ण जो वस्तुएं होती थी उसे भी उस व्यक्ति के शरीर के साथ जमीन में दफना दिया जाता था। उसके ऊपर बड़े बड़े चबूतरे बनाए जाते थे, जिसे वहाँ के लोग उसे जो है पिरामिड कहते थे। उसी के कारण उस काल को पिरामिड काल कहा जाने लगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि मिस्र के मुख्य देवता जो थे वह सूर्य और नील थे। यानी सूर्य जो प्राकृतिक रूप से जो देवता थे वो सूर्य थे, और दूसरा जो थे वह कौन सा था? वह नील थी, यानी नील नदी की पूजा करते थे, क्योंकि मिस्र की सभ्यता जो थी वह नील नदी के किनारे बसी हुई थी, जो कि काफ़ी उपजाऊ भूमि थी और उसका जल जो है वहाँ के लोगों के पीने योग्य भी था। ठीक है, चीन सभ्यता का विकास वांगो नदी और यात्संगे क्यांग नदी घाटियों में हुआ। यानी जैसा कि हमने पढ़ा, चीन की सभ्यता का जो विकास हुआ वह वांगो नदी के किनारे हुआ। लेकिन जब चीन की सभ्यता का विकास हो गया उसके बाद कुछ लोग जो है उस नदी के दक्षिण में यांगत्से क्यांग नदी के किनारे जाकर बस गए, क्योंकि यांगत्से जो क्यांग नदी थी वह काफ़ी उपजाऊ भूमि थी, इसलिए इस नदी के किनारे जाकर बस गए। ठीक है, आगे अगला हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं वह दिया है कि चीन के लोग स्वर्ग को देवता यानी संगति की पूजा करते थे। संगति जो है स्वर्ग की देवता कहा जाता था। उसके साथ साथ राजा की भी पूजा किया करते थे, क्योंकि राजा को संगति का पुत्र मानते थे या संगति का पुत्र कहा जाता था। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण पॉइंट। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं
जैसे दिया हुआ है यहाँ बोध प्रश्न, यानी पहला सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन एवं सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। यहाँ दिया है मिस्र की सभ्यता का सामाजिक जीवन, राजनीतिक, धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विशेषता और चीन की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने एक एक क्लास में आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया और समझाया, तो आप लोग इस प्रकार से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे विस्तार से। तो आप लोग यदि अच्छे से इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, नोट भी कर लेंगे, तो चीज़ जो है प्रश्नों को आसानी से अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका PDF आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।